नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो साथियों, हमने पिछले क्लास में जो है महान्यायवादी को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे भारत के निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग तो निर्वाचन आयोग की कुछ जानकारियाँ ये हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि अधिनियम 1950-51 द्वारा जो है इसमें संशोधित किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि भारत में जो लोकतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधि जो चुन के आए वो लोकतांत्रिक तरीके से आए, और इसी कारण से निर्वाचन आयोग का गठन भारत में अति महत्वपूर्ण हो गया लोकतंत्र के दृष्टि से। और इसे आज हम अपने समाज और क्षेत्र में हर जगह जो चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, और उनके जो है कार्य और क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हैं, और संविधान में इनका जो है स्वतंत्र निकाय के रूप में इनका प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो पहले तो कुछ सीधे तौर पे था। सुप्रीम कोर्ट के जो है नए आदेश के अनुसार निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो भारत के जो है मुख्य जो ये चीफ जस्टिस हैं उनके वोटिंग द्वारा, और प्रधानमंत्री और अपोजिट पार्टियों के जितने हैं सबके वोटिंग द्वारा भारत के चुनाव आयोग का जो है गठन किया जाएगा। चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें निर्वाचन आयोग तो इनका कार्य जो है देश को, लोकतांत्रिक देश को जो है जनप्रतिनिधि देना और उनको लोकतंत्र को अच्छे तरीके से चलवाना है। और यही सब है। ये लोग अनुच्छेद 336 के अनुसार 26 के अनुसार, तो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 क तक, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 क, तो अनुच्छेद 224 से 324 से और 329 क तक निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया है। और इसमें जो है उनकी शक्तियाँ और कार्यों के प्रावधान के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है। और ऐसी परिस्थितियां हो जब मुख्य चुनाव आयोग जो है अपने कार्य में विफल हो तो उसके जो है कार्य के बारे में भी देखा जाता है। और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं, तो आइए देखते हैं आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए साथियों, दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 क तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबद्ध किए गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 324 करता है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग का है। तो चुनाव के जितने भी कार्य होंगे, चाहे चुनाव करवाना होगा या फिर किस सेंटर कहाँ होंगे और कब चुनाव होगा, उसकी तारीख का निर्णय, और चुनाव में जो है जनप्रतिनिधियों का जो नामांकन होता है वो सब प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग करवाता है, जिसके प्रमुख होते हैं चुनाव आयुक्त। और चुनाव आयुक्त का हमने आपको बता दिया है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो चुनाव के जो है अधीक्षण मतलब होता है कि उसको पूर्ण अपने नियंत्रण में कार्य करवाना, उसका पूरा दिशा निर्देश तैयार करना कि कैसे कैसे कहाँ कैसे कब करना है। और निदेशन का मतलब होता है कि निर्देश देना कि यहाँ पे चुनाव के लिए इतने जो है मेंबर्स जाएंगे, कौन जाएगा। और नियंत्रण मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है कि चुनाव की जितनी भी नियंत्रणाधीन शक्तियाँ हैं जो चुनाव करवाते समय बहुत ही आवश्यक होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वो भी अति आवश्यक है चुनाव आयोग को। तो ये
अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निहित किया गया है। और 1989 में चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय संस्थान जो है बन गया था। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 325 कहता है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो केवल इस प्रक्रिया से चुनाव नहीं लड़ पाएगा कि जिससे कोई धर्म, नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। तो धर्म का मतलब है कि कोई भी धर्म हो, सबको नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं, जैसे कुछ सीटें होती हैं जो आरक्षित होती हैं किसी जाति वर्ग विशेष के लिए, वो जो है हमारे लोकल बॉडीज़ में वो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सीट जैसे छोटे ये प्रतिनिधि के आता है, जैसे SC ST सीट हो गया, तो उसमें जनरल कैंडिडेट्स वगैरह या अदर कैंडिडेट्स जो है उसमें सीट में नामांकन नहीं भर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म का कोई प्रावधान नहीं है। और नस्ल का जैसे कोई जनजाति हो गई या उसको, तो जनजाति को रोका नहीं जा सकता नामांकन से। और इसके बाद हो गया जाति का मतलब हो गया कि किसी जाति वर्ग विशेष का कोई भी व्यक्ति हो वो चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। और अथवा लिंग के आधार पर, मतलब व्यक्ति पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, चुनाव जो है लड़ने का अधिकारी है और अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। तो केवल अगर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पे, मतलब जो है इन आधारों पे तो अयोग्य नहीं माना जाएगा। मतलब व्यक्ति को कोई ये नहीं ठहरा सकता कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये सब प्रक्रिया होना आवश्यक है, परंतु अगर इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे हमने आपको बता दिया, कोई जो है जनप्रतिनिधि है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है लेकिन अगर वहाँ पे महिला सीट है तो वहाँ पे महिला ही जो है चुनाव लड़ सकती है, पुरुषों के लिए नहीं है। या फिर किसी जो है जाति विशेष वाले क्षेत्रीय सीट पे कोई अन्य जाति के लोग नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। फिर अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। तो लोकसभा और जो है विधानसभा, जो लोकसभा का सीट होता है जैसे केंद्र की सरकार बनाने के लिए, अनुच्छेद 326 के अनुसार अगर जो है इनको वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब 18 वर्ष की आयु जो है जो भी व्यक्ति संपन्न कर लिया है, जिसके पास वैलिड पहचान पत्र है, वो जाके अपना चुनाव दे सकता है और चुनावी प्रक्रिया में अपना मताधिकार देकर और लोकतांत्रिक देश में अपना जो है भागीदार बन सकता है। इसके लिए और सरकार इसके लिए जो है ये एडवर्टाइजमेंट भी करती है कि सारे नागरिक जो है, चुनाव आयोग की भी ये दायित्व है, वो भी इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव करें। और भारत में अब चुनाव भी बहुत बड़े स्तर पे होता है और बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। इसमें लोकसभा और विधानसभा के जो प्रतिनिधित्व है जनता का, वो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके साथ अन्य मंत्री, गृह मंत्री और जितने भी मंत्री हैं वो सब लोग अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे। फिर अनुच्छेद 327 कहता है कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। तो अनुच्छेद 327 के अनुसार जो भी विधानमंडल हैं उनके चुनाव के संबंध में जो उपबंध है, जो नियम कानून है, वो संसद के द्वारा बनाई गई नियमों कानूनों के अनुसार कार्य करेंगे। मतलब संसद अगर कोई भी अधिनियम बनाता है किसी क्षेत्र विशेष के रूप में, जैसे कोई क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया या फिर कोई विशेष क्षेत्र है, उसमें उपबंध संसद द्वारा बनाया गया है अगर, तो वो अनुच्छेद 327 के तहत जो है कार्य करेगा। फिर अनुच्छेद 328 कहता है कि राज्य विधायिका से का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 328 कहता है कि अगर राज्य विधायिका जो है, राज्य की जो विधायी शक्ति है, का संबंधित राज्य के अंदर जो
उस राज्य से संबंधित है। जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बन मतलब कि चुनावी प्रक्रिया कैसे चलेगी और उसमें जो है किन किन नियमों का जो है पालन किया जाएगा और चुनाव किस प्रकार होगा। ये लोकल जो है बॉडीज़ का चुनाव या एक छोटे से क्षेत्र में चुनाव करके और सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इस शक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत चुनावों की जो प्रक्रिया होती है उसमें सभी को शामिल करने का उद्देश्य है। फिर अनुच्छेद 329 कहता है कि चुनावी संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव आयोग स्वतंत्र बॉडी है, आपको पता ही है, इस पर किसी का दबाव नहीं है। तो चुनावी संबंधी जितनी भी प्रक्रिया है, जो भी चुनाव अपने संबंधी विषय बनाएगी कि चुनाव जो है कितने लोग कराएंगे, सरकार का क्या उसमें जो है फोर्स कहाँ लगेगी, कितना जहाँ ज़्यादा खराब क्षेत्र है जैसे नक्सलवादी क्षेत्र हो गए वहाँ पे चुनाव कैसे कराए जाएंगे और लोकल क्षेत्र हो गए वहाँ पे चुनाव कैसे कराए जाएंगे, ये सब कार्य जो है चुनाव आयोग अनुच्छेद 329 के अंतर्गत करवाती है और इस पे न्यायालय अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है कि न्यायालय बार बार चुनाव आयोग के कार्यों में विघ्न डाल के और अपना जो है चुनाव आयोग को किसी कार्य में न रोक सके। इसीलिए इसको स्वतंत्र 1989 में जो है 1989 में इसे जो है चुनाव आयोग को जो है स्वतंत्र बॉडी बनाया गया और इसमें इसके कार्यों को जो है स्वतंत्र रूप से निष्पादन के लिए ये सब कार्य किए गए। तो अनुच्छेद 329 के विषय में संबंधित न्यायालय पर हस्तक्षेप पर रोक है, यानी न्यायालय जो है इनके कार्यों के प्रति जो है कोई भी सवाल नहीं उठाएगी कि चुनाव आयोग कैसे जो है कार्य कर सकता है। हाँ, अगर कोई गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग खुद उस पर एक्शन लेगा, ये नहीं कि वो जो है चुनावी प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करेगी। फिर अनुच्छेद 329 क के अनुसार प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया था, अब ये निरस्त है। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव तथा लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के संबंधी जो प्रावधान थे पहले, उसको अब निरस्त कर दिया गया है। और निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात कर लें, अगर निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो निर्वाचन आयोग को आपको पता ही है कि एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है पहला पॉइंट। दूसरा है कि यह सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है, यानी यह सिविल न्यायालय का जो शक्ति होता है उसे धारण करता है। और आयोग जो है भारतीय भूभाग के किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति को समन जारी करके और उसे साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित आवश्यक फाइलों को देख सकता है। मतलब चुनाव स्वतंत्र निकाय है तो वो अपनी पूरी जानकारी या अपना पूरा डाटा बनाने के लिए जो है अपना कार्य कर सकता है। न्यायिक शक्तियाँ चुनाव आयोग के पास खुद हैं और यह जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति की सिफारिश से जो है कार्य करता है, किसी भी दल को हटाना हो या कुछ भी करना हो। और अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है सदस्यों के उपबंध में परामर्श करता है चुनाव आयोग। मतलब सदस्य कैसे हैं या चुनाव आयोग किसी का नामांकन रद्द करना चाहता है तो वो राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल को जो है सूचना देगा और उससे काम करेगा। आचार संहिता के बारे में पता ही है आपको कि आचार संहिता चुनाव के समय जो जितने भी लोग जैसे बंदूक धारण किए होते हैं, जिनके पास लाइसेंस बंदूकें होती हैं, उनको आचार संहिता के अंतर्गत सरकार अपने लोकल थाने में जमा करवा लेती है। और अगर किसी भी व्यक्ति के पास जैसे कोई चुनावी प्रक्रिया के दौरान या किसी प्रक्रिया के दौरान कोई किसी व्यक्ति पर जो है केस चल रहा है या कोई क्रिमिनल जो है डाटा है तो उसको चुनाव आयोग पहले से नोटिस जारी कर और उनको जमानत कराने को बोलती है कि आप अपना जमानत करवाइए, जिससे वो अपना जो है चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई गलत संबंधी
कानून न बना पाए। और जो सूचना से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जैसे सूचना में हो गया रेडियो, टीवी और समाचार पत्र, इनके विषय में भी ये निर्वाचन आयोग नियम जारी कर सकता है कि आप चुनाव के विषय में क्या क्या जो है मतदान के विषय में क्या क्या नए प्रावधानों को जोड़ेंगे, क्या नहीं जोड़ेंगे, क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, ये सब चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। उसके बाद चुनाव में सुधार की बात कर लें तो इसमें राजनीतिक दल की स्वतंत्रता होती है और उसमें सुधारों के लिए कई बार किया जाता है। फिर दलों के से संबंधित आचार संहिता, तो उसके विषय में फैक्ट ये है कि 1971 में आम चुनाव के संबंध में इसमें कई बार अलग अलग नियम बनाए गए। फिर इसके बाद है कि निर्वाचन आयोग की नई भूमिका क्या है। जैसे नया निर्वाचन आयोग बना तो उसमें इनकी भूमिका क्या है, इसके बारे में अगर जानते हैं तो वर्तमान में बदलती परिस्थिति जो है उसके परिदृश्य में देखा जाए तो भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका बहुत ही प्रभावी रही है। वर्ष 1990 में, जब 1990 में एक के बाद एक और विधायिका और कार्यपालिका को तो हास्य हुआ, लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका की भूमिका का उत्तरदायित्व में उत्तरोत्तर हमेशा वृद्धि होती रही है। 1990 के बाद केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अल्पमत और गठबंधन की सरकारों का दौर जो है जारी हुआ। और भारतीय राजनीति में वर्ष 1996 में, 1996 और 99 में, 1996-99 के बीच 3 वर्षों में तीन लोकसभा चुनाव आयोजित हुए थे। इसलिए निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन आयोग की भूमिका जो है अधिक सशक्त होती गई, तो अधिक सशक्त हो गई। अब यह 5 वर्षों में केवल एक बार सक्रिय होने वाली संस्था नहीं रही है। मतलब ये कहा जाए कि जितनी बार चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी उतनी बार चुनाव आयोग अपना कार्य करेगा। अब चुनाव में धर्म जाति के मुद्दों का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा, आपको पता ही है। ऐसी जो परिस्थितियां अगर उत्पन्न होती हैं तो निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब आदर्श चुनाव संहिता क्या है चुनाव आयोग के लिए? तो चुनाव के लिए आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मूल उद्देश्य है कि सरकार में रहने वाले सत्ताधारी जो दल हैं उनके चुनाव के दौरान सरकार में रहने का कोई लाभ का प्रधारित न करता हो और सभी लोगों को चुनाव के समान अवसर प्रदान किए जाए। यानी कोई भी व्यक्ति हो, वो चुनाव के समान अवसर प्रदान उसको किए जाएंगे। और चुनाव आचार संहिता की बात कर लें तो निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1960 के दशक के दौरान आरंभ कर दिया था, परंतु इसकी प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका जो देखा गया 1990 के दशक में देखा गया था। और जो दल थे उनके विषय में क्या आचार संहिता थी कि निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम 1971 में जो है आम चुनाव में राजनीतिक दलों के आचार संहिता लागू कर दिया था। और इसके बाद भी समय समय पर जो है जो है चुनाव की प्रक्रियाओं के दौरान आचार संहिता संशोधित किया गया और दलों को नए नए निर्देश जारी किए गए। और राज्य स्तर पर 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के जो आदर्श थे उसमें आचार संहिता का प्रयोग किया गया। तो साथियों, आपने देखा कि समय समय पर चुनाव आयोग कैसे कैसे नियम जारी करता है और ये उनकी शक्तियां हैं, इसको वो लागू कर सकते हैं। और सुधार की बात कर ले तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है लोकतंत्र के आधारभूत शर्त में चुनाव में धन बल का प्रयोग एवं लोकतंत्र के मूल मान्यताओं के प्रतिकूल अगर कोई स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन के द्वारा सभी व्यक्तियों को लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी में पूर्ण वास्तविक एवं अधिकार प्राप्त होगा। यानी चुनाव आयोग जो है पूर्ण अधिकार प्राप्त देती है। और चुनाव में जो है धर्म के उपयोग करने पर सर्वोच्च न्यायालय की जो रोक लगाई गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जनवरी 2017 को एक नियम जारी किया। तो उसमें चुनाव में जाति, धर्म, भाषा और सांप्रदायिक विशेष के नाम पर वोट मांगने पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ये कितना प्रतिबंध है आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर वोट मांगने पर
जो है प्रतिबंध लगाया गया और न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा उस समय कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और उसमें सबका जो है भागीदारी होना चाहिए। और उसमें जो है उन्होंने विस्तृत व्याख्या की और कहा कि ईश्वर और मनुष्य जो है, ईश्वर और मनुष्य का संबंध व्यक्तिगत संबंध है और ऐसे में इसका उपयोग चुनाव में नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसका धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा कि भाई आप इस धर्म विशेष के हैं, मैं भी हूँ तो मुझे वोट दीजिए। जैसे धर्म हो गया, जाति हो गया, नस्ल हो गया, समुदाय, भाषा हो गया, वोट मांगने पर मतदाताओं से मतदान नहीं करने के लिए कहना भ्रष्ट आचरण के खिलाफ होगा। अब यानी ये भ्रष्ट माना जाएगा। और सभी आयोगों समितियों ने यह भी कहा कि दलों को जो है जो प्राप्त वित्तीय सहायता नकदी रूप में नहीं है, बल्कि उनको जो सुविधा दी गई है उस पे दलों के सरकारी आवास का सुविधा हो गया, चाहे टेलीफोन के माध्यम हो गया सूचना, ये सब अलग अलग नियम कानून बनाए गए। और इसमें जो है जब पक्ष ने अपना फैसला दिया कि भाई चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और इसमें जो जीता है प्रतिनिधि उसका क्या विचार है, तो उसमें विपक्ष का जो ये पक्ष रहा उसमें राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता की जो बात की गई थी, धन के प्रयोग नहीं रुकेगा और राजनीतिक दल को जो सरकारी प्राप्त पैसे का उपयोग था वो चुनाव के अलावा अन्य गतिविधियों में भी कर सकते थे। तो आपने देखा कि कैसे चुनाव आयोग अपनी कार्य को बढ़ाता गया और 2017-18 के जो है वित्त मंत्री के भाषण में इसे जो है चंदा का जो प्रावधान था उसे घटाकर 2,000 रुपये केवल कर दिया गया। यानी कोई व्यक्ति 2,000 से अधिक किसी को चंदा नहीं दे सकता है। तो चुनाव के संबंधी जितने भी प्रावधान थे और चुनाव आयोग की शक्तियाँ जो थी हमने देखी। और कुछ चुनाव आयुक्त जो समय समय पर चेंज होते रहे हैं। जो पहले चुनाव आयुक्त थे 21 मार्च 1950 को चुने गए थे, सुकुमार सेन उनका नाम था। फिर केवी सुदर्शन थे, फिर SP सेन वर्मा, फिर डॉक्टर नरेंद्र सिंह, उसके बाद स्वामीनाथन थे, फिर SL सकदर, फिर RK त्रिवेदी थे, फिर RVS शास्त्री भी हुए, फिर श्रीमती VS रमा देवी पहली जो है महिला निर्वाचन आयुक्त हुई थी। उसके बाद TN सेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कार्यकाल रहा, TN सेशन का। उसके बाद जो है MS गिल आए, MS गिल के बाद फिर JS लिंगदोह नाम था उनका, फिर TS कृष्णमूर्ति, BB टंडन और N गोपाल स्वामी, नवीन कुशैला और VS संपत, S ब्रह्मचारी, डॉक्टर नसीम जैदी, अचल कुमार, ओम प्रकाश रावत और सुनील अरोड़ा जैसे महा व्यक्ति जो है आए। और देश के प्रथम अगर महिला चुनाव आयुक्त की बात की जाए, CM रमा देवी कार्यवाहक थी और प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। तो मुस्लिम चुनाव आयुक्त भी बने थे शहाबुद्दीन कुरैशी जी, उनका भी कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा चुनाव की दृष्टि से। और चुनाव आयोग ने समय समय पर जो है उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च करने की सीमा में जो है वृद्धि करता रहा है। और सरकार ने 28 फरवरी 2014 को लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी द्वारा व्यय करने की अधिकतम जो सीमा थी उसको लोकसभा के खर्च की सीमा को 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दिया गया था। विधानसभा के चुनाव को बढ़ाकर 16 लाख से 24 लाख कर दिया गया। तो 16 लाख से 24 लाख रुपए जो है ये किया गया। उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव के, हाँ ये तो हो गया है, विधानसभा चुनाव के लिए 16 से 28 लाख रुपए खर्च करे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, गोवा और लक्षद्वीप पुदुचेरी के लोकसभा चुनाव की सीमा खर्च 54 लाख रुपए है, इस प्रकार है। और पुदुचेरी में 20 लाख रुपए है। तो ऐसे करके हर जगह पे कुछ अलग प्रावधान भी किए गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय चुनाव आयोग को जो है ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि चुनाव के नाम पे
वोट खरीदे जाए और जनता को भर भर के पैसा दिया जाए। तो ये सब इसी के लिए चुनाव आयोग जो है खर्च की सीमाओं में जो है कटौती करती है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात कर ले तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2019 में 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। और मतदाता दिवस जो है 2010 से मनाया जा रहा है। तो 25 जनवरी 2010 से मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। और इस दिवस का मुख्य जो है 22 देशों में इसका अनिवार्यता है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं। और अनुच्छेद 326 के अनुसार वोटिंग की जो एक सीमा होती है वो 18 वर्ष है। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। चुनाव आयोग के जितने भी पक्ष थे हमने लगभग सब कुछ देख लिया है। अगर कुछ छूटता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसको हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।